बीटेक सितंबर 2026 के लिए हिंदी सीडीपी का यह क्लास जो है ये 13 क्लास है, 13 क्लास है। और इस 13 क्लास में हम लोग करेंगे लगभग 100 क्वेश्चन को। टारगेट हमारा रहेगा 100 क्वेश्चन। ये अलग सी बात है कि अगर आप लोगों का बढ़िया रिस्पांस नहीं रहा तो हम 50 क्वेश्चन पे ही स्किप कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कराएंगे, ठीक है। तो डेली लाइव क्लास आता था और आज रिकॉर्डेड क्लास है, इसलिए क्योंकि लाइव क्लास में आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं रहा और बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। इसलिए जैसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं और आप लोग अगर कमेंट में ये लिखोगे कि सर लाइव क्लास आइए और उसमें पोल दे दीजिए, तो हम पोल के साथ लाइव क्लास लेकर के आएंगे डेली 8 बजे। फिलहाल 8 बजे ये इस क्लास को अटेंड करो और हाँ, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा सवाल को शेयर कर दो, जितना हो सके ज्यादा शेयर कर दो ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके साथ हम लगे रहें। तो सवाल पहला है, पहले सवाल को पढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वे अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचार के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? ऐसा विचार किस मनोवैज्ञानिक का था? किस मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा कि मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी तरह से सीखते हैं जिस तरह से अन्य कौशल, यानी कि जिस तरह से दूसरे कौशल को सीखते हैं, जैसे कि दौड़ना सीखते हैं, जैसे कि लड़ना सीखते हैं और जैसे कि तैरना सीखते हैं, सब अनुभव के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखते हैं। ठीक उसी तरह से भाषा भी एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखते हैं। यह बात किसने कहा? लास्ट तक बने रहिएगा तो फायदा होगा, स्किप कीजिएगा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तब जाकर के हमें आप कहिएगा कि सर आप तो प्रैक्टिस करवाए थे पर हम आपके वीडियो को स्किप कर गए थे। बने रहिए। देखिए, वागस्की साहब करते हैं समाज की बात, पियाजे साहब करते हैं संज्ञान की बात। अब आइए नॉम चॉम्स्की, स्किनर साहब के बारे में, ठीक है। नॉम चॉम्स्की और स्किनर साहब के बारे में, तो चॉम्स्की होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्किनर। स्किनर साहब है ना। अनुभव की बात कौन करते हैं? स्किनर साहब। अनुभव की बात कौन करते हैं? स्किनर साहब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यदि शिक्षक विद्यार्थी को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? यदि आप एक टीचर हो और टीचर हो करके आप ये चाहते हो कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा शब्दावली सीखे, तो सबसे सही तरीका कौन सा होगा? सही आंसर को जवाब दीजिए, सही आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कहानी और चित्रों का प्रयोग कीजिएगा, ये सबसे ज्यादा सही होगा। दोहराओ, ड्रिल का प्रयोग कीजिएगा, ये सही, सबसे ज्यादा सही होगा। ड्रिल जो है वो निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो दोहराओ को तो आपको करना नहीं है। बाकी इसका ऑप्शन, दो ठो और ऑप्शन देख लेते हैं, दो ठो और ऑप्शन। हाँ, या लिखित अभ्यास का प्रयोग करवाइएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। या पाठ्य पुस्तक का उपयोग करवाएगा। देखिए, लिखित अभ्यास का प्रयोग बिल्कुल नहीं करवाना है क्योंकि आपको शब्दावली बढ़ाना है। पाठ्य पुस्तक का भी उपयोग नहीं करना है क्योंकि आप प्राइमरी लेवल का सीडीपी सॉल्व कर रहे हो, तो प्राइमरी लेवल पर आपको उसके दैनिक जीवन के अनुभव से ज्यादा पढ़ाना है। यहाँ पर डी भी गलत हो जाएगा। एंड यहाँ दो ऑप्शन जो दिया हुआ है, दो ऑप्शन तो काट दिया, कहानी और चित्रों का प्रयोग या दोहराव या ड्रिल। दोहराव मतलब ड्रिल, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा रटने को प्रमोट करोगे अगर आप दोहराव करोगे तो दोहराव भी बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा चित्रों का प्रयोग। आपको पता होगा कि हम कल के लाइव क्लास में ये बताए थे कि जब बच्चा चित्र बनाना सीखता है, जब बच्चा किसी दीवार पर किसी तरह का, इस तरह का या जगलिंग या किसी तरह का भी अकड़म बकड़म अगर कर रहा है, पेन से कर रहा है, तो बच्चा समझिए कि भाषा सीख रहा है। तो बच्चा चित्र बनाना सीख रहा है यानी कि भाषा सीख रहा है। तो सबसे पहले कहानी या चित्रों का प्रयोग करते हुए उसके शब्दावली को बढ़ाएंगे। जैसे मान लिया कि एक फोटो में चित्र दिखा देंगे कुत्ते का और बोलेंगे कि देखो ये कुत्ता है, ठीक है, ये क्या है? कुत्ता है। और फिर कहेंगे कि इसका नाम लिखो, तो बच्चा लिखेगा कुत्ता, लिखेगा, है ना, कुत्ता या डॉग। तो शब्दावली बढ़ा, इस तरह का प्रयोग करना है। ये नहीं कि रटा देंगे, दोहराओ, ड्रिल करवा देंगे, ये सब नहीं। ड्रिल का उपयोग करना ही नहीं है, ठीक है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके। आज टारगेट रखो कम से कम 100 शेयर हो जाए और सब्सक्राइबर कम से कम इस वीडियो पर जो है आपको 50 सब्सक्राइबर ला के देना है। जितना हो सके शेयर कर दो। बहुभाषावाद शिक्षा का ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है, बहुभाषावाद यानी कि मल्टी लैंग्वेज में शिक्षा का कैसा संसाधन है? ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भाषाओं का उपयोग करना, या शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, या शिक्षार्थी अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, या नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने के सक्षम बनाना। नौकरी के लिए ये निगेटिव वर्ड है। आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे तो आप फिलहाल सीटेट की तैयारी नौकरी के लिए ही कर रहे हो,
लेकिन किसी बच्चे को इसलिए नहीं पढ़ाना है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ नौकरी कर सके, बल्कि उसको इसलिए पढ़ाना है ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके और अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके। शिक्षा अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना नहीं, अधिक से अधिक भाषा आप मत सिखाइए क्योंकि बच्चा अधिक से अधिक भाषा सीखता है। सबसे पहले तो वो मदर टंग सीख के आया है, फिर आप सिखा रहे इंग्लिश तो इंग्लिश सीख ही लेगा, फिर कहीं कहीं वो जब घूमे जाता है तो वहां की भाषा सीख ही लेता है। यानी कि अगर एक एक ही क्षेत्र में मगही और भोजपुरी दोनों बोला जा रहा है तो कुछ बच्चे भोजपुरी ही बोलते हैं और मगही भी बोलते हैं। जैसे जैसे हम एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे पटना में आपको मगही बोला जाता है, वही आरा में चले जाएंगे तो भोजपुरी बोला जाता है, जबकि आरा और पटना जो है मुश्किल से 45 से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो बच्चा दोनों भाषा सीख जाता है। यहाँ पर यथासंभव अधिक से अधिक भाषा सीखना ये गलत है। शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना है। सही आंसर ए होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट वन, कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से में शामिल है? चलिए, कविता पढ़ने के दौरान, कविता पढ़ने के दौरान पढ़ी, कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न, इनमें से कौन सा प्रश्न अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल है? यानी कि सबसे ज्यादा किस प्रश्न में बच्चा अनुमान लगाएगा? क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है, इस पर बच्चा ज्यादा अनुमान लगाएगा? कविता में से बिंब का चयन कीजिए और उसे एक वाक्य में प्रयुक्त कीजिए, बच्चा ज्यादा इसमें अनुमान लगाएगा? या आपको कविता के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है आया है उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, क्या बच्चा इसमें ज्यादा अनुमान लगाएगा? या कविता के अनुसार छोटे लड़कों को जंगल कैसी दिखाई देती है? बताइए कि इसमें से सबसे ज्यादा बच्चा किस प्रश्न में अनुमान लगाएगा? बताइए, कौन से प्रश्न में बच्चा सबसे ज्यादा अनुमान लगाएगा? बताइए, क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है? देखिए, पहले काटना स्टार्ट करते हैं। कविता के अनुसार छोटे लड़के को जंगल कैसा दिखाई देता होगा? छोटा लड़का अपना अनुभव शेयर कर देगा, अनुमान कुछ ज्यादा नहीं लगेगा। आप कविता के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, तो एक वर्ड में लिख देगा या एक लाइन में लिख देगा कि कविता के बारे में ये पसंद आया। ये भी सही नहीं है। कविता में से बिंब का चयन कीजिए और उसके वाक्य बनाइए, वाक्य तो एक एक लाइन में लिख देगा, ये भी सही नहीं है। क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है? इसमें बच्चा ज्यादा अनुमान लगाएगा क्योंकि उसको एनालाइज करेगा पूरे कविता को और उसमें कई तरह के शीर्षक को लाएगा। मान लिया कि एक कविता हम पढ़ा रहे हैं, मान लिया हम एक कविता सुना दिए कि हवा में हवा हूँ, बसंती हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, ना घर बार है मेरा, ना प्रेमी ना दुश्मन, ना आशा किसी की ना उद्देश्य किसी का। ये कविता हम सुना दिए और उसको हम उसको बोले कि हम शीर्षक दे दिए, हम शीर्षक दे दिए हवा। अब बच्चा को बोलेंगे कि क्या हवा जो शीर्षक दिए है वो सही है, तो बच्चा कहेगा कि नहीं सर, बसंती हवा होनी चाहिए। कुछ बच्चा कहेगा कि नहीं सर, सुनहरी हवा होनी चाहिए। कुछ बच्चा कहेगा कि नहीं सर, मस्त हवा होनी चाहिए। तो जब वो शीर्षक के बारे में सोचेगा तो वो ब्रॉड लेवल पर सोचेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट होगा, तो यहाँ पर सोचेगा ए सही आंसर। ठीक है, समझिए बात को। रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? समूह में अंतःक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाजें करते हैं, अपनी कॉपियों में से सभी विकल्प लिखते हैं, केवल शिक्षक के साथ ही अंतःक्रिया करते हैं, किसी भी तरह का अंतःक्रिया नहीं करते। केवल काट दीजिए, अंतःक्रिया नहीं करते हैं, ये भी काट दीजिए। अपनी कॉपियों में सभी विकल्प लिखते हैं। रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बच्चा समूह में अंतःक्रिया करते हैं, यह सही हो गया आंसर। हाँ, हल्ला तो होगा, समूह में अंतःक्रिया कर रहे हैं तो हल्ला होगा, लेकिन सही आंसर यही है। नेक्स्ट, सर्दी भी है, क्लास भी ले रहे हैं, बस गम इसी बात का है कि व्यू कम आता है और शेयर आप लोग कम करते हैं, और यूट्यूब इसलिए प्रमोट नहीं करता है क्योंकि यह एक छोटा चैनल है। तो चलिए, कोई बात नहीं, हम मेहनत करते रहेंगे तब तक जब तक कि आपका एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास ना हो जाए। किसी पाठ सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है? देखिए, किसी पाठ्य सामग्री यानी कि किसी एक लेसन विशिष्ट से कोई विशिष्ट सूचना निकालना है। मान लिया कि एक आप ये पढ़ें, एक पेज पढ़ें, जैसे कि गद्य पद जो सवाल आता है, गद्य पद सवाल आता है ना हिंदी में, तो अब मान लिया कि एक गद्य पढ़ें, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, सात लाइन पढ़े। अब पढ़ने के बाद क्या बोल रहा है कि इसमें से कोई विशिष्ट सूचना निकालना है, कोई इंफॉर्मेशन निकालना है। तो ऐसे के उद्देश्य से उस पाठ सामग्री के किसी अंश को
बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल, उस अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल क्या कहलाएगा? बताइए। अनुमानिक कहलाएगा? कौन सा अवबोधन कहलाएगा? अनुमानिक अवबोधन, वैश्विक अवबोधन, स्थानीय अवबोधन या लेन देन अवबोधन? चलिए बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए, बताइए आंसर। चलिए हम काट देते हैं, वैश्विक होगा नहीं, लेन देन होगा नहीं, स्थानीय या अनुमानिक? कमेंट करो। अनुमानिक होगा। चलो ठीक है। लाइव क्लास में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है आवाज का, अगर वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो हम लाइव क्लास फिर 8 बजे लेके आएंगे। फिलहाल 8 बजे आप ये रिकॉर्डेड क्लास देखो। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है? शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना, एक बार जब भी शिक्षार्थी लेखन कार्य समाप्त कर लें तब मानदंड निर्देशों के आधार पर ग्रेड देना और उसे साझा करना, या शिक्षार्थियों के साथ विषयों की एक सूची साझा करना और अपनी पसंद के विषय पर उन्हें लिखने के लिए कहना, या शिक्षार्थी को एक अनुच्छेद पढ़ने और मुख्य पात्र के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहना। बताइए क्या होगा सही? निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक का उदाहरण है? अभ्यास शिक्षक, लेखन अभ्यास शिक्षक का उदाहरण जिसमें ज्यादा प्रैक्टिस हो। बताओ, बता दो। चलो डी करते हैं सबसे पहले। और शिक्षार्थी के साथ विषय की एक सूची साझा करना, सूची नहीं बनाना है। एक बार जब विद्यार्थी लेखन कार्य समाप्त कर ले तो मानदंड बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए। शिक्षार्थियों के को उनके वाक्य पर विचार करने के लिए, जब वो विचार करेगा तो ब्रॉड लेवल पर सोचेगा, जब वो विचार करेगा तो थिंकिंग करेगा ब्रॉड लेवल पर, डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करेगा और उसके बाद शुरुआती वाक्य लिखना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 113, यानी कि इस सीरीज का आपको लगभग जो है ये 13वां क्वेश्चन है। हाँ। अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श और कॉपी उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है? स्क्रिबलिंग, प्रारंभिक साक्षरता, लेखन कौशल या ग्राफिक? देखिए ये सवाल जो है इंग्लिश पेडागोजी में भी आता है, तो इसलिए आप याद रखेंगे। ठीक है, ग्राफिक विकास नहीं होगा, प्रारंभिक साक्षरता नहीं होगा, लेखन कौशल नहीं होगा, स्क्रिबलिंग कहलाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का बोर्ड पर जिगजैग करना, मान लिया कि ये बोर्ड है या ये दीवार है, अब बच्चा गया और उसके बाद ऐसे 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 कर रहा, तो ये कहलाएगा स्क्रिबलिंग। क्या कहलाएगा? स्प्रिंगलिंग, स्क्रिबलिंग। ठीक है, स्क्रिबलिंग से ही बच्चा लिखना सीखता है, इसलिए बच्चे को कभी टोक टक नहीं करना है कि तुम इतना गंदा क्यों कर दिया, तुम ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया, कुछ नहीं। लिख रहा है, लिखने दीजिए। समझ में आया? चलिए सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है? लिखित परीक्षा, अवधि के अंत में परीक्षा, रचनात्मक आकलन या संकलनात्मक आकलन? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है? सीखने के लिए नहीं, सीखने का। चलो, सीखने का आकलन जो होता है वो लिखित परीक्षा होता है। क्या होता है? लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा क्या होता है? सीखने का आकलन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल 115। ध्वनि विज्ञान की जांच, ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है? कौन सा घटक नहीं है ध्वनि विज्ञान का? कौन सा अवयव नहीं है? बाल धात, लहजा, संयोजन या विहंग दृष्टि, स्कीम? बताइए। ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव में से ये एक बाल घात जो है वो अवयव नहीं है। लहजा है, संयोजन है, विहंग दृष्टि है, स्कीम है, और एक और दो ठो होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं में बाल घात। ध्वनि विज्ञान का 5 अवयव। यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठ, अच्छी पाठिका है तो वह दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकता है या हो सकती है जब यह दूसरी अन्य भाषा सीखता है। इसे जाना जाता है। चलिए, जब बच्चा किसी एक भाषा, मान लीजिए हिंदी में बहुत अच्छा पढ़ता है या बहुत अच्छा पढ़ती है, तो फिर दूसरी भाषा में वो पढ़ सकता है या पढ़ सकती है। तो इसे इसे किस हिसाब से जाना जाएगा? पठन क्षमता, कौशल अंतरण, पढ़ने की रणनीति या उच्च स्तरीय कौशल? क्या कहा जाएगा इसको? बताइए। दूसरा भाषा भी ये पढ़ ले रहा है, बताइए क्या होगा? कौशल का अंतरण होगा, यानी कि इसके पास जो है एक ऐसा स्किल्स है जो एक भाषा को भी सही कर रहा है, फिर दूसरी भाषा को भी अच्छे से कर पा रहा है। कौशल का अंतरण याद रखिएगा। ये सवाल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और सिलेक्टेड क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसी तरह का सवाल अब आ रहा है सीटेट में। और सीटेट में जब सवाल आता है तो आप लोग कहते हैं कि सर
ये तो पढ़ाया ही नहीं गया, और पढ़ाया कैसे जगह निकाल करके लाया जाता है। अभी हैंड रिटन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज बना रहे हैं, उसके लिए भी तैयार रहेंगे। इनमें से कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है? ऊंचे स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना, पाठ सामग्री को सूचना हेतु अध्ययन ध्यान से देखना, या निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, या बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। सवाल पूछा गया पढ़ने का उपकौशल कौन नहीं है। उपकौशल कौन नहीं है, कौन है नहीं, कौन नहीं है। सवाल पूछा गया निगेटिव में, आंसर भी होगा निगेटिव में। बेहतर उच्चारण के साथ पढ़ना उपकौशल नहीं है ना। बेहतर उच्चारण के लिए पढ़ना उच्च कौशल नहीं है। बाकी उच्च स्वर में पढ़ना और अर्थ बताना, यह भी उपकौशल है, यानी कि स्किल्स है, सब स्किल्स है रीडिंग का। पाठ सामग्री को सूचना हेतु ध्यान से देखना, यह भी सब स्किल्स है रीडिंग का। और निष्कर्ष निकालने के लिए पढ़ना, यह भी निष्कर्ष का, यह रीडिंग का स्किल्स है। जबकि सवाल निगेटिव में पूछा गया है, तो सबसे निगेटिव ऑप्शन जो है ये डी है। निगेटिव का भाई निगेटिव। नेक्स्ट, किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? निष्पादन परीक्षण के द्वारा, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, योगात्मक परीक्षण के द्वारा, या लिखित परीक्षा के द्वारा। क्या जांचना है? कोई विशिष्ट कमजोरी लैंग्वेज में, कि बच्चा किस चीज में कमजोर है, कोई स्पेशल चीज में कमजोर है, किस चीज में कमजोर है। तो किसी शिक्षार्थी की भाषा विषय क्षेत्र में किसी विशिष्ट कमजोरी को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण के द्वारा पहचाना जा सकता है। ठीक है। निदानात्मक मतलब कि डायग्नोस्टिक, तो डायग्नोस करोगे तब तो पहचान पाओगे। तो सही आंसर होगी आपको निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है? इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? इस कहानी का कोई अंत सोचिए। लेखक ने क्या पूछ रहा है ये? शिक्षार्थियों के संक्षेपण, संक्षेपण मतलब कि बच्चा जो है ओवरऑल क्या समझा। तो इस सबसे ज्यादा उपयुक्त तरीका क्या है शिक्षण का? तो लेखन ने कुत्ते के पात्र को किस प्रकार चित्रित किया, या दी गई तस्वीर के आधार पर अनुमान लगाइए कि कहानी में क्या हो रहा है। अनुमान लगाना तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कभी भी, लेकिन सवाल क्या पूछा है इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से छात्र का संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त, हमारे हिसाब से अनुमान लगाना तो ज्यादातर सही होना चाहिए। लेकिन सवाल पूछ रहा है कि शिक्षार्थियों को संक्षेपण का, तो संक्षेपण मतलब कि शीर्षक लिखे। संक्षेपण मतलब समझो, एक पेज कहानी लिखा हुआ है और इसको संक्षेप में लिख दो, तो सबसे पहले तो शीर्षक लिखेगा। तो शीर्षक जो लिखेगा वो सबसे उपयुक्त है, यहाँ पर सोचेगा ए। शीर्षक मतलब उस पूरे लाइन का एक नाम लिख दे देगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है? प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक, शिक्षक, विद्यालय, अवसरों की प्रवृत्ति, या पहचान तथा प्रोत्साहन। प्रथम भाषा फर्स्ट लैंग्वेज के अर्जन में, सीखना नहीं है, अर्जन करना है। अधिगम नहीं, अर्जन यानी कि एक्विजिशन। एक्विजिशन में सबसे महत्वपूर्ण, एक्विजिशन में सबसे महत्वपूर्ण। अवसरों की प्रकृति, यानी कि बच्चे को जितना भाषा के लिए अवसर मिलेगा, जितना बोलने का अवसर मिलेगा, बच्चा उतना अच्छा भाषा सीखेगा। तो भाषा सीखने अर्जन के लिए खास करके भाषा एक्विजिशन के लिए अवसर होना बहुत जरूरी है, यानी कि अपॉर्चुनिटी होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, बच्चा भाषा दो तरह से सीखता है, एक अर्जन से और एक अधिगम से। ठीक, तो अर्जन से सीख रहा है, तो अर्जन में क्या है कि ग्रामर का कोई जरूरत नहीं है। भाषा अर्जित कहीं से भी किया जा सकता है। जैसे दिल्ली के लाल किला के गेट पर एक रिक्शा वाला इंग्लिश बोल रहा था, कुछ दिन पहले न्यूज चल रहा था, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता था। तो वो बहुत अच्छा इंग्लिश इसलिए नहीं बोल रहा था कि वो किसी कोचिंग में जाकर के इंग्लिश स्पोकन का कोर्स किया है, बल्कि बल्कि वो इसलिए अच्छा बोलता है क्योंकि वो अर्जित किया है, भाषा को क्या किया है, अर्जित किया है। यानी कि रहते रहते लाल किला के आसपास फॉरेनर आते हैं, फॉरेनर के साथ रहते रहते उसको इतना अच्छा अवसर मिला, नेचर ऑफ अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी मिली कि वो भाषा सीख गया। तो प्रथम भाषा अर्जन से ही सीखी जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको कोई सिखाता नहीं कि हिंदी बोलो, जिस भाषाई क्षेत्र में वो जन्म लेता है वैसी भाषा बोलने लगता है। स्पेन का बच्चा स्पेनिश बोलता है, हिंदी भाषी क्षेत्र का बच्चा हिंदी बोलता है। ठीक है। चाय आ गया है, क्या चाय पी लें? बोलो, कमेंट करके बता दो, बता दो आप लोग कि चाय पी लें। अभी और है, हिंदी का प्रैक्टिस तो अभी करना ही है। बोलो तो हम चाय पी लेते हैं, और नहीं बोलो तो छोड़ देते हैं कि चाय ठंडी होगी, और जब चाय ठंडी होगी तो अच्छी नहीं लगेगी। बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग जैसा कहो हम करते हैं।
बोलो क्या करना है? पी लें? चलो कुछ करवा देते हैं तब पी लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाते हैं। निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? उस भाषा का अवसर मिलना, उस भाषा में प्रयोग एवं अभ्यास करना, त्रुटियों में सुधार करना या वयस्कों की नकल करना। बताइए। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि बच्चों के भाषा विकास का, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? तो यहाँ पर दो ठो तो काट दीजिए, त्रुटियों में सुधार और वयस्कों की नकल काट दीजिए। उस भाषा का अवसर मिलना या उस भाषा में प्रयोग एवं अभ्यास करना। अवसर मिलना और प्रयोग अभ्यास करना दोनों पॉजिटिव वर्ड है, दोनों पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पढ़ते हैं फिर से। भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू, अच्छा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये तो औसत तो मिलना ही चाहिए, ये भी सही है। उस भाषा में प्रयोग एवं अभ्यास करना, ये भी सही है। वयस्कों की नकल करना, ये भी सही है, क्योंकि नकल करेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा ही एक्विजिशन के माध्यम से, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। सवाल यहाँ पर सही आंसर ये होगा, त्रुटियों में सुधार करना, यानी कि आप जब बच्चा कोई गलती करे तो उसको सुधार कीजिए, तो सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिखाई और लेखन एक समान है, लेखन विचारों की अभिव्यक्ति है, लिखाई का तात्पर्य कागज पर शब्द लिखना है, लिखना एक उत्पाद है। बताइए क्या होगा सही? देखिए, लेखन जो है ना विचारों की अभिव्यक्ति है, सबसे सही आंसर यही है। लेखन क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति है। मान लिया कि हमको एक पेज दे दिया, कोई कोई एक पेज दे दिया, कहा कि लिखो कुछ इसमें, तो मेरे मन में जो जो विचार आएगा हम यहाँ पर लिख देंगे, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, ऐसे करके लिख देंगे। ये विचार की अभिव्यक्ति क्या है? लेखन है। लिखना सीखने में कीरम कांटे, स्क्रिबलिंग एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि बच्चे प्रयास करते हैं। अभी तुरंत स्क्रिबलिंग के बारे में बताए हैं कि किसी दीवार पर या किसी बोर्ड पर ऐसे 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 कुछ कुछ चित्र बनाते रहना, स्क्रिबलिंग कहलाता है। तो क्या बोल रहा है कि करम कांटे, स्क्रिबलिंग एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि बच्चे प्रयास करते हैं। जिस दिन से उन्होंने पेन या पेंसिल पकड़े, उस दिन से शब्द एवं अक्षर लिखने का, अपने लिए चिन्हों के अर्थ निकालने का, पढ़ने लिखने एवं संख्या ज्ञान में कुछ समय बिताने का, या वयस्कों की नकल करने का। अभी वयस्कों की नकल करने का काट दीजिए, ABC में जवाब दीजिए। दे दो, दे दो जवाब, दे दो। अपने लिए चिन्हों का अर्थ निकालने का, सही आंसर यही होगा बी। चलो चाय पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। इसका जवाब दीजिए तो। रेणु जी अपनी कक्षा 5 में अंग्रेजी में एक कहानी सुनाती है और अपने विद्यार्थी को अपनी भाषा में यही कहानी सुनाने के लिए कहती है। इसके बाद वह बारी बारी से 5 के समूह में कहानी कहने के लिए कहती है। यह कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण कर रही है? बताइए तो। बताइए, बहुभाषिकता, द्विभाषिकता, ट्रांस लैंग्वेजिंग या समूह का? दो ठो काट दें, दो ठो छोड़ देते हैं, बाकी आप कमेंट करोगे, क्योंकि हम तो कभी कभी ऐसा करते ही हैं। दो ठो काट देते हैं। बहुभाषिकता नहीं होगा और द्विभाषिकता नहीं होगा, ये दोनों में से बताइए। हल्का कर दिए आप लोग को, हल्का कर दिए। बताइए, कमेंट कर देना 139 का, ठीक है। हम अब चले 140 पर, ठीक है। कमेंट कर देना, ठीक है। चलो इस सवाल को पढ़ते हैं। चाय पी रहे हैं इसीलिए थोड़ा स्लो हो गए हैं। चाय पी लेते हैं, उसके बाद बहुत स्पीड में चलेगा, क्लास जैसे चल रहा था, कोई मसला नहीं है, आराम से बस इसको पढ़िए तो। विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में का क्या अर्थ है? विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में, इसका क्या अर्थ है? सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा, घर की भाषा में आरंभ करते हैं तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। क्या ये सही है? सभी बच्चे निर्देश के माध्यम के रूप में राजभाषा में सीखते हैं तथा अंग्रेजी और हिंदी सीखते हैं। क्या ये सही है? सभी बच्चे आधारभूत स्तर से अंग्रेजी राजभाषा तथा हिंदी सीखते हैं। ये सही है? या प्राथमिक स्तर पर भाषा के रूप में मातृभाषा तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी माध्यम के रूप में? बताइए क्या होगा? क्या ये सही है? कौन सही है? कमेंट करो। कमेंट करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा?
देखिए क्या बोला सवाल, सवाल बोल रहा है विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता, बहुभाषिकता मतलब मल्टी लैंग्वेज एक योजना के रूप में है, इसका क्या अर्थ है? तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा, लगाओ कमेंट करो कमेंट करो, पहले काट देते हैं। ये नहीं होगा, ए नहीं होगा। सभी बच्चे अपने विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा की भाषाओं में आरंभ करते हैं तथा जैसे नहीं विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करते हैं, ये तो बात सही है, जैसे जैसे प्रगति करते हैं वो सीख जाते हैं, लेकिन योजना के रूप में सवाल पूछ लिया है। निर्देश का पालन भी नहीं करते हैं, अभी दोनों में से बताइए। सही आंसर हो जाएगा सी, सभी बच्चे आधारभूत स्तर में अंग्रेजी भाषा तथा हिंदी भाषा सीखते हैं। देखो ये थोड़ा सा टफ प्रैक्टिस सेट है, लेकिन है बहुत दमदार। बताओ 141 का। एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है, इसे कहा जाता है। एक टीचर है, मान लिया आप ही टीचर हैं, तो वो आप अपने क्लास की जब शुरुआत करती हैं तो कुछ ना कुछ सिचुएशन दे देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक सिचुएशन दे दी कि तुम एक सब्जी वाले हो, लेकिन तुमको इंग्लिश में सब्जी बेचना है, तो ये तो एक सिचुएशन मिल गया, हो गया। उसका फिर कुछ सवाल कर ली कि तुम अगर लोग नहीं समझेंगे तो तुम कैसे समझाओगे, तुम्हारी मातृभाषा तो हिंदी है। फिर बच्चा अपना अनुभव साझा, फिर अपना अनुभव साझा की कि अगर हम रहते तो ऐसे पढ़ाते या ऐसे बेचते, और हम बेच भी लेते हैं। तो इसका मतलब क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? पठन पूर्व के काज, पठन के दौरान के काज, निरंतर चलने वाली काज, या पठन पश्चात के काज? पश्चात तो होगा नहीं क्योंकि पहले ही सारा काम कर रही है, तो डी तो ऐसे ही काट दो। अब बताओ, निरंतर चलने वाला काज, आप के दौरान काज, दौरान भी नहीं। हाँ बताइए, तो ये क्या होगा? निरंतर भी नहीं होगा, पठन पूर्व के काज तो है ही नहीं, निरंतर होगा ही नहीं। ये दोनों तो कट गया, बच गया बी, तो यही होगा, बी होगा दौरान काज। देखिए अगर बी नहीं होता तो फिर सी होता, लेकिन सबसे जो अप्रोप्रिएट है वो बी है। 142 पढ़िए तो इसको। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है? राजभाषा का, राजभाषा का, सह राजभाषा का, या शास्त्रीय भाषा का? बताइए आंसर। 142, 142। ये हम नहीं बताएंगे, ये आप खुद बताइए। देखिए किसी भी बोल रहे हैं, भारत का कोई भी राजभाषा नहीं है ना, जान लीजिए, और शास्त्रीय भाषा भी नहीं है। राजभाषा जो होती है वो राजभाषा में, राज में होती है। चलिए बाकी आप समझ गए, इसका आंसर आप खुद दीजिए, हम नहीं देंगे। शास्त्रीय भाषा और राष्ट्रभाषा नहीं होगा, आप समझ लो। 143, प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? वर्णमाला की पहचान करना, विराम चिन्हों का ज्ञान, पाठ को समझना, पठन में प्रवाह? बताइए, बताइए क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? वर्णमाला की पहचान करना, विराम चिन्हों का उपयोग करना, पाठ को समझना, या पठन में प्रवाह? देखो प्राइमरी लेवल पर बोल रहा है कि लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाना है, लर्निंग एबिलिटी का असेसमेंट करना है, तो सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है, अधिक उपयुक्त? बताओ जल्दी बताओ। सबसे अधिक उपयुक्त जो हो जाएगा वो क्या होगा, बताइए, बताइए। सही हो जाएगा ए, वर्णमाला की पहचान करना। प्राइमरी लेवल पर अगर असेसमेंट कर रहे हो तो ये पता करो कि बच्चा वर्णमाला को सही से समझ पा रहा है या पहचान कर पा रहा है या नहीं। आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर, और जब इस आकलन का उपकरण का उन्हीं व्यक्तियों या उसी समूह के साथ पुनः इस्तेमाल किया जाए और उससे प्राप्त परिणामों का स्तर, इसे क्या कहा जाता है? बताइए। आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर, और जब आकलन उपकरण का उन्हीं व्यक्तियों या उसी समूह के पुनः इस्तेमाल किया जाए तो और इससे प्राप्त परिणामों का स्तर, इसे क्या कहा जाता है? बताइए।
विश्वसनीयता, वैधता या सटीकता? सटीकता होगा नहीं, वैधता होगा नहीं। चलिए सही आंसर हो जाएगा ए बी, अंतर। आप शिक्षार्थी द्वारा अच्छा लेखन सीखने के लिए लेखन की प्रक्रिया उपागम के आदर्श क्यों मानते हैं? आप शिक्षार्थियों द्वारा अच्छा लेखन सीखने के लिए लेखन के प्रक्रिया उपागम के आदर्श क्यों मानते हैं? प्रक्रिया उपागम शिक्षार्थियों को बिना तैयारी के आशु भाषा वक्ता की भांति लिखने के योग्य बनाती है, या प्रक्रिया उपागम लेखन कौशल के परीक्षण के लिए और कल अवधि उत्पाद के रूप में है, या प्रक्रिया उपागम शिक्षार्थी के उच्च स्तरीय भाषा कौशलों का परीक्षण करती है जैसे वे लिखते हैं, या प्रक्रिया उपागम अच्छा लेखन विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों के विभिन्न स्तरों से गुजरने के योग्य बनाती है? बताइए, बताइए सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा कि प्रक्रिया उपागम यानी कि प्रोसेस जो है, तो शिक्षार्थी को बिना तैयारी के आशु भाषा वक्ता की भांति लिखने के योग्य बनाती है ना? जैसे वो बोलता है वैसे ही लिखने का योग्य बनाती है। उपचारात्मक अध्ययन क्या है? रेमेडियल टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के बाद दिया जाता है, परीक्षण में अधिक अंक लाने के बाद दिया जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद दिया जाता है, या निर्णयात्मक परीक्षण के बाद दिया जाता है? देखो, आपको हो गया, हमको हो गया सर्दी, ठीक, सर्दी हो गया, तो सर्दी हो गया, तो, तो अगर डॉक्टर के पास गया तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले देगा, डायग्नोस करेगा, ठीक, डायग्नोस करेगा। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद फिर ट्रीटमेंट करेगा, उपचार करेगा। सबसे पहले तो डायग्नोस करेगा ना, सबसे पहले पता करेगा कि सब्जी किस तरह, सर्दी जो है वो किस तरह की है। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप से देखेगा और बहुत ही हमारे ब्लड को चेक करेगा, और उसके बाद उस हिसाब से हमारे साथ वो ट्रीट करेगा। तो उपचारात्मक अध्यापन जो है हमेशा सूक्ष्म शिक्षण के बाद दिया जाता है, माइक्रो टीचिंग के बाद दिया जाता है। माइक्रो टीचिंग क्या है, इसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप डिटेल समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा के लिए सही नहीं है? कक्षा में उठ रहे शोर का तात्पर्य है कि शिक्षार्थी अधिगम में शामिल है। एक अनुशासित कक्षा वह है जहाँ शिक्षार्थी शांत बैठे हैं और शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं। क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन भाषा की कक्षा के लिए सही नहीं है? नहीं पूछा है, निगेटिव। तो कक्षा में उठ रहे शोर का तात्पर्य है कि शिक्षार्थी अधिगम में शामिल है। कक्षा में अगर आवाज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो स्टूडेंट है वो सीख रहे हैं। या एक अनुशासित कक्षा वह है जहाँ शिक्षार्थी शांत बैठे हैं और शिक्षक पढ़ा रहे हैं। या एक डिसिप्लिन वाला क्लास वो है जहाँ बच्चे चुपचाप बैठे हुए हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चा शांत है। नहीं, डिसिप्लिन वाला से मतलब नहीं है, बच्चे भी कुछ कुछ बोलते रहेंगे। दोनों का इंटरेक्शन चलते रहना चाहिए। चिंतन करना, समूह बनाना, साझा करना, यह सब समूची कक्षा को गतिविधि में संलग्न करने के तरीके हैं। या एक शिक्षक शिक्षार्थियों से एक कहानी पर भूमिका निर्वाह करवाता है या करता है। देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सवाल है निगेटिव, सवाल क्या है? निगेटिव। और ऑप्शन दिया हुआ है पॉजिटिव। पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव नहीं होगा, निगेटिव का भाई निगेटिव होगा, तो यहाँ पर जो निगेटिव ऑप्शन है वही सही होगा। तो यहाँ भी पॉजिटिव है कि उठ रहा है शोर, यानी कि बच्चा अधिगम में शामिल है, यानी कि दोनों तरफ से इंटरेक्शन हो रहा है, टीचर भी बोल रहा है और स्टूडेंट भी बोल रहा है। लेकिन जो गलत है वो क्या है? गलत ये है कि बच्चे शांत बैठे हैं। बच्चे को शांत नहीं बैठना है, टीचर के साथ साथ सवाल करना है, जवाब देना है, सवाल करना है, जवाब देना है, टीचर के साथ इंटरेक्ट करना है, आंख में आंख मिलाना है। तो नहीं का भाई नहीं, आंसर हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट। भाषा की कक्षा में आप लोग घबरा तो नहीं रहे हो ना? घबरा रहे हो तो कमेंट कर दो, बंद कर देंगे अभी तुरंत क्लास। बड़ा बड़ा सवाल है तो टाइम तो लगेगा, ठीक है। भाषा की कक्षा में विराम चिन्ह के उपयुक्त प्रयोग के उद्देश्य को लेकर शिक्षण कार्य हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होगा? विराम चिन्ह का उपयोग सिखा रहे हैं हम और कुछ कार्य कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा कार्य सबसे उपयुक्त होगा? विद्यार्थी को निम्नलिखित में विराम चिन्ह लगाने के लिए कहें। रमेश को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, वह हलवा और इस तरह की और भी बहुत सी चीजें खाता है। यह लाइन दे दिया गया, इसमें विराम चिन्ह लगाना है। क्या ऐसा काम देना है? या विद्यार्थी को निम्नलिखित में विराम चिन्ह की पहचान करने के लिए कहें, या एक लाइन लिख देंगे और इसे पहचानना है कि विराम चिन्ह कहाँ कहाँ है? क्या ऐसा दिया जाए? या विद्यार्थी के दो 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 के जोड़े बनवाएं और उन्हें निम्नलिखित में से सही तान अनुमान में पढ़ने को कहें। क्या ऐसा दो दो का जोड़ा बना करके फिर अनुमान में पड़ेगा? या विद्यार्थी को पूर्ण विराम, अर्धविराम तथा प्रश्न चिन्ह आदि की सूची बनाने के लिए कहें? क्या एक सूची बनाने के लिए कहें जिसे पूर्ण विराम, अर्धविराम, प्रश्न चिन्ह या और भी कई तरह के चिन्ह का एक पूरा सूची बना रहे हैं? क्या ये सही है?
सबसे सही तरीका कौन सा है? सबसे सही तरीका कौन सा है? बताइए, बताइए। देखो, राधा विद्यालय में देर से गई, वह सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी चढ़ी और कहा, मैं आ सकती हूँ। विद्यार्थी में विभिन्न विराम चिन्हों की पहचान, इसमें से पकड़ना है कि विराम चिन्ह कहाँ है। और अगर ऐसा कर लेगा तो बच्चे को विराम चिन्ह का जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। व्याकरण के अभ्यास संदर्भ के अनुसार होनी चाहिए, जीवन उन्मुख होनी चाहिए, पूर्णतया रूप केंद्रित होनी चाहिए, रटने पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, रटने पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, पूर्णतया रूप केंद्रित भी नहीं होनी चाहिए, संदर्भ के अनुसार होनी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए, एक ऑनलाइन कक्षा में प्रत्येक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हुए शब्द की धीमी गति से पढ़ा जाता है, फिर पठन की गति बढ़ाई जाती है, फिर समान गति से पढ़ा जाता है, और वह विधि किसके लिए सर्वोत्तम रूप से प्रयोग की जा सकती है? अर्थबोध, मिश्रण ध्वनि और शब्द आकृति में मेल, या शब्द संपदा, या धन्य शास्त्र? बताइए सही क्या होगा? सही हो जाएगा मिश्रण ध्वनि और शब्द की आकृति में मेल। आंसर हो जाएगा बी। चलिए, नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, इन सवालों का जवाब दीजिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य है उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, या उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, या उसके बोलने की कुशलता का आकलन करना। प्राइमरी लेवल पर बच्चों की भाषा आकलन का मेन उद्देश्य क्या है? चलिए, जहां प्रयोग होगा वहां सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। मेन मोटिव यही है कि बच्चा कितना ज्यादा लैंग्वेज का यूज कर पा रहा, तो सही आंसर हो जाएगा बी, ई टू। चलिए, इनमें से कौन सा, थोड़ा स्पीड में करते हैं, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी है? क्वेश्चन निगेटिव है, आंसर भी, ऑप्शन भी निगेटिव ही खोजेंगे। तो कम प्रभावी कौन सा है? कहानी कहना। ये ब्रॉड लेवल पर है, जब कहानी कहेगा तो कम से कम 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कहेगा, और इसमें ज्यादा से ज्यादा शब्दावली आएगा, तो यहाँ कम प्रभावी नहीं है। कहानी लिखना भी ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि जब कहानी लिखेगा तो एक पेज में लिखेगा, और इस पेज में कम से कम 10 लाइन, 15 लाइन, 12 लाइन लिखेगा, तो ये भी कम प्रभावी नहीं है। घटना वर्णन करना भी ज्यादा प्रभावी है, लेकिन सवाल पूछा है कम प्रभावी, तो कम प्रभावी हो जाएगा श्रुति लेख। श्रुति लेख मतलब क्या? कोई 10 ठो वर्ड, मान लिया कि कमल, जलज, उपवन, इस तरह का 10 वर्ड लिखवा देंगे, और फिर देखेंगे कि कहाँ कहाँ गलती हुआ। सबसे कम प्रभावी तरीका, लिस्ट इफेक्टिव फॉर्म यही है। चलिए, 107 के बाद 108। कोई दिक्कत? क्लास लंबा हो रहा तो? लाइव क्लास में मेन प्रॉब्लम है कि टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, जो आवाज है वो बहुत ज्यादा जो है वाइब्रेट होता है, और जिसकी वजह से यूट्यूब रिकमेंडेशन कम जाता है, और चैनल का जो एल्गोरिदम है वो डाउन हो जाता है, गिर रहा है। इसलिए थोड़ा सा हम अगर सेटअप बढ़िया कर लेते हैं तो लाइव क्लास लाएंगे। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, और निराधार है। यह विचार अंशतः सही है, ठीक है, यह विचार अंशतः सही है, निराधार नहीं है, पूर्णतः सही भी नहीं है, पूर्णतः गलत भी नहीं है। चलिए, नेक्स्ट। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। यह ब्यौरा किसमें देगी? यह ब्यौरा देगी पोर्टफोलियो में। लगता है कि कल लाइव क्लास में भी ये सवाल हम पूछ चुके हैं, है ना? तो इसको स्किप कर दे क्या? चलो स्किप कर देते हैं, नहीं, या कर देते हैं, दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना, थोड़ा स्पीड में कर देते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, या पढ़ने का उद्देश्य। यह काम करते हैं, इसमें हम आंसर बताते ही नहीं है, आप लोग आंसर करो, क्योंकि कल लाइव क्लास में इसमें सारा आंसर बता चुके हैं। चलो बता देते हैं, रो नहीं, रोना अच्छी बात नहीं है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण तरीका क्या है? सबसे कम, सबसे कम महत्वपूर्ण तरीका, सबसे कम है अक्षर की पहचान। क्लास 1 में बच्चा आया है, अक्षर की पहचान करना जरूरी नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने किया है? पियाजे नहीं होगा, ब्रूना नहीं होगा, चॉम्स्की और स्किनर, बताइए। हमारे चॉम्स्की साहब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, टेलीविजन, या समाचार पत्र? सबसे कम प्रभावी, अरे, स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्व, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? प्राइमरी लेवल पर
समाचार पत्र नहीं, कंप्यूटर भी नहीं, टेलीविजन भी नहीं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बाल साहित्य। बाल साहित्य कौन सी साहित्य? जो मैगजीन आती है, रंगीन रंगीन मैगजीन आती है, जैसे कि उल्लू का बैल, चंपक, किसान, इस तरह का छोटा छोटा मैगजीन आता है सरकारी स्कूल में भी। वो पढ़ेगा तो बच्चा सीखेगा। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, अनुचित है। अनुचित और निंदनीय नहीं है, और इस पर ज्यादा विचार भी नहीं करना है। स्वाभाविक है कि बच्चा जब अपना मदर टंग का यूज करेगा तो हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहेगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा स्वाभाविक। ए वन। अरे भाई क्या कहें, लाइव क्लास तो लाते हैं लेकिन अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। मेहनत लगता है, अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है, थोड़ा सा खराब लगता है। ठीक है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी खाली जगह का अभिनंदन भी है। सभ्यता संस्कृति, संस्कृति सभ्यता सहित, सांस्कृतिक सहित या सांस्कृतिक चुनौती। कल ही हम बताएं, हमारी चुनौती नहीं होगा, सब, और सांस्कृतिक भी नहीं होगा। ये दोनों में से बता दो, कल लाइव में बता चुके हैं, हम इसको नहीं बताएंगे। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञान आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में खाली जगह है। सहायक है, बाधक है, निरर्थक है, अनुपयोग है। कार्टून, कार्टून रहता है ना, अरे किसी किसी का कार्टून बना हुआ रहता है, मोटू पतलू, भीम, इस तरह का कार्टून का फोटो अगर प्राइमरी लेवल के स्कूल के बुक में आ रहा है तो ये कैसा है? भाषा लैंग्वेज में ये सहायक है या बाधक है भाषा विकास में? अनुपयोगी नहीं है बल्कि उपयोगी है, निरर्थक नहीं है बल्कि सार्थक है, बाधक नहीं है बल्कि रिसोर्स है, सहायक है। सही आंसर है। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों और आदि शब्द लिखती है। प्राइमरी लेवल की सुहानी है, वो लिखती है पांचों, किन्हें, आंखों, दोनों। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? यह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है, तो गलत गलत लिख दी है ना। यह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग प्रति सजग है, यह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग के प्रति लापरवाह है, या अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। चलो बताओ, लापरवाह नहीं होगा। अभी तीनों में से कमेंट करो। विद्यालय अब में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। आप भाषा शिक्षण यानी कि लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो स्कूल में, तो आप क्या करोगे? बच्चों की लिखित क्षमता का पहचानोगे, बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानोगे। पहचानना सबसे, क्या बोल रहा है, कार्यक्रम शुरू शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लिखित क्षमता का पहचानना, बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, या बच्चों की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना। मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा थर्ड। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो और दो या तीन भाषाओं को खाली जगह और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। रटना नहीं होगा, पढ़ना लिखना नहीं होगा, समझना होगा। तो सही आंसर हो जाएगा समझना। नेक्स्ट, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खाली जगह को सीखना, उसकी, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी खाली जगह को सीखना, उसकी खाली जगह को सीखना। बताइए, बताइए। देखिए काट दे रहे हैं। उपयोगी शब्दावली, ये आगे बढ़ दीजिए, खत्म हो गया। किसी विषय को सीखने का मतलब है, सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अवधारणा और विषय वस्तु को सीखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। अभी और प्रैक्टिस करें कि छोड़ दें? अभी लगभग जो है आपको 45 क्वेश्चन हो गया, 50 कर देते हैं लास्ट, है ना। उसके बाद फिर 50 जो है नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में कर देंगे, अगर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तब। भाषा कौशल के संबंध में, ये जो इस तरह से है ना, हम हैंड रिटेन भी बना रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको अगर हम तैयार कर लेंगे तो एक साथ 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा रहेगा जिसमें आपको कमेंट करने में सहूलियत होगा। थोड़ा सा टाइम का दिक्कत होता है,
अभी क्या है कि स्कूल डे हो गया है, तो अभी 1 घंटा बाइक से आने में लग जाता है, 4:45 5 बजे तक आते हैं। उसके बाद फिर आते के साथ आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उसको अपलोड करना है, फिर उसमें ढंग से टाइटल ये सब डालना है ताकि यूट्यूब पर वो चल सके। और फिर भी नहीं चलता है तो डिमोटिवेशन आता है, लगता है कि सब छोड़ दिया जाए, सब छोड़ दिया जाए, स्किप कर दिया जाए, क्योंकि फालतू है। कुछ बड़ा इसमें ये अरे मतलब कम से कम अच्छा रिस्पांस मिलता है तो एक मोटिवेशन होता है, तो कुछ है नहीं। फिलहाल देखते हैं कब तक हमको आजमाया जाता है या कब तक ऐसा चलेगा। फिलहाल छोटा सा रिक्वेस्ट है कि कम से कम शेयर कर दिया करो। क्या है, 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन अगर कोई प्रैक्टिस कर लेता है और उसके बदले में एक सब्सक्राइब कर देता है तो उसका कोई नुकसान है? आप लोगों का कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। सब्सक्राइब तो फ्री में आपको करना है, लेकिन मेरे लिए तो एक मोटिवेशन हो जाएगा ताकि हम और अच्छा कंटेंट बना सकें। और हाँ, ईवीएस का जो है, ईवीएस का नोट्स, कलरफुल नोट्स तैयार हो गया है और उससे आपको क्लास चलेगा, एक आध दो दिन में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। कल कौन सा डे है? फ्राइडे है। सैटरडे के दिन ईवीएस का मैराथन चलेगा, ठीक है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कल फिलहाल जो है 50 सीडीपी फी से होगा। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित है, या भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते? देखिए, क्रम में अर्जित किए जाते हैं, ये पॉजिटिव है। सवाल पूछा निगेटिव, और ये तीनों पॉजिटिव है। भाषा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। सही आंसर हो जाएगा। तीनों पॉजिटिव है तो ये तीनों गलत हो गया, और सवाल पूछा है निगेटिव में तो निगेटिव है भाई, निगेटिव। फोर्थ आंसर इज राइट। चलिए 105 नहीं 50 क्वेश्चन करने के लिए बोले हैं ना आपको? अभी क्या बोले, 50 क्वेश्चन ना? तो 50 क्वेश्चन हम करवा देते हैं बस। चलो 4 क्वेश्चन और है, सब्सक्राइब कर लो। बच्चे के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? सवाल निगेटिव है तो आंसर भी क्या होगा? निगेटिव होगा। उचित नहीं है, त्रुटियों का अर्थ नहीं है, शिक्षक में कमी है, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, या त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। देखिए, कौन उचित नहीं है? तो त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है, ये तो पॉजिटिव है। सवाल पूछा है निगेटिव, तो ये तो सही है, तो सही है तो गलत है, जो गलत है वही सही होगा इसमें। त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता है, नहीं भाषा अज्ञानता नहीं है, बल्कि त्रुटियां तो होती ही रहती है। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया एक पड़ाव है, ये भी सही है, तो इसलिए ये गलत है। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी, शिक्षक में कमी, हाँ ये भी नहीं है, क्योंकि बच्चा तो त्रुटि करेगा, जरूरी थोड़ी कि शिक्षक में कोई कमी होगा, हो सकता है शिक्षक सही से पढ़ाए होंगे, तो ये सही है, इसलिए ये भी गलत है। तो यहाँ पर बच गया कौन? बच गया थर्ड, तो यही सही है, भाषा ज्ञानता। सवाल पूछा है निगेटिव, तो आंसर भी होगा निगेटिव। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का अंग है, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती है। तो भाषा कौन सही नहीं है, उचित नहीं है? कौन सा कथन उचित नहीं है? त्रुटियों का अर्थ है भाषा ज्ञानता, नहीं ये उचित नहीं है, बल्कि भाषा का जिसको ज्ञान है उससे भी त्रुटियां हो सकती है, तो यहाँ पर थर्ड आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए, ईदगाह कहानी की को अपनी भाषा में सुनाइए, या ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? कौन सा पूछ रहा है प्रश्न? बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। आप असेस कर रहे हो बच्चों के लैंग्वेज को, तो सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है? जिसमें जिसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट किया जाएगा, कई तरह से जिसमें सोचेगा बच्चा, वो ज्यादा सही होगा। किसमें? इसमें से कौन ऑप्शन डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है, ब्रॉड लेवल पर सोच रहा है? नाम बताएगा तो ब्रॉड लेवल नहीं ना होगा। अपनी भाषा में सुनाइए, ये ब्रॉडनेस है। हामिद ने क्या खरीदा, लिख देगा चिमटा, ये भी ब्रॉडनेस नहीं है, चिमटा लिख देगा एक वर्ड में। मुख्य घटनाएं बताइए, ये भी 2 4 वर्ड में लिख देगा, तो यहाँ पर सोचेगा थर्ड आंसर इज राइट। नेक्स्ट, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्जित की जाती है, अनुकरणीय होती है, या बिल्कुल नहीं होती है? जन्मजात होती है, ठीक है, जन्मजात होती है। इन्फेंसी जो होता है 0 से 2 साल का टाइम, वहीं से बच्चा भाषा सीखना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। एंड लास्ट 50 क्वेश्चन कंप्लीटेड टुडे। तो छोटा सा रिक्वेस्ट, अरे हम आपसे मांग क्या रहे हैं? आपसे पैसा मांग रहे हैं, पेड कोर्स मांग रहे हैं, आपसे हम नोट्स खरीदने के लिए बोल रहे हैं, कुछ नहीं। छोटा सा सब्सक्राइब और लाइक, और ये पूरे सेशन को शेयर, बस इतना ही। 50 क्वेश्चन कहीं कर दो, कोई गृहिणी है घर में काम कर रही है, लगा करके सब्जी भी बना लेगी और इसको देखती भी रहेंगी। 50 क्वेश्चन अगर आपके माइंड में चला गया तो जितना भी अगर किस्मत फूटेगा तो 5 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा, और 5 क्वेश्चन आपको 5 नंबर देगा, और एग्जाम सीटेट फेल करने के लिए तो 1 नंबर ही काफी है। तो जो 5 क्वेश्चन पकड़ना चाहता है, 5 नंबर पकड़ना चाहता है, कम से कम 50 क्वेश्चन को वहां वहां शेयर कर दो।
देखो, बुक से प्रैक्टिस करना और मोबाइल से प्रैक्टिस करना दोनों फर्क है। मोबाइल से आप कहीं भी काम करते करते सुन लोगे, एक दिमाग में एक क्वेश्चन अगर टकराया हुआ रहेगा तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सही लग जाएगा। तो ये बात समझो, कहीं भी चालू रखो, काम करते रहो, बर्तन धोते रहो, रोटी बनाते रहो, ऑफिस में रहो, हेडफोन लगा लो, प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लिखना, मानक वर्तनी, शुद्ध उच्चारण या बातचीत। देखो, सुंदर लिखने से भाषा से कोई संबंध नहीं है। सीख रहे हो ना जी, तो सीख रहे हो तो सबसे ज्यादा शुद्ध उच्चारण से क्या मतलब है, ऐसा नहीं है। मानक वर्तनी से भी नहीं है, बातचीत जितना ज्यादा करेगा बच्चा ज्यादा सीखेगा। तो ये हो गया सही आंसर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर 50 क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे तो आज टारगेट था 100 क्वेश्चन का, लेकिन आज का रिस्पॉन्स पहले देखते हैं कि कितना लाइक और शेयर मिलता है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो कल 100 क्वेश्चन जरूर करेंगे। जब तक के लिए छोटा सा रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ इस पूरे सेशन को शेयर कर दो और हमारे इस मेहनत को प्रमोट करो, मोटिवेट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।